जैसे कि पिछले वीडियो में बात कर रहे थे विभिन्न सिद्धांत की कमियां, आज हम बात करते हैं विभिन्न सिद्धांत की कमियों के बारे में। वैसे तो हमें पता है कि विभिन्न सिद्धांत एक उपयोगी सिद्धांत है। विभिन्न सिद्धांत के द्वारा हम किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों को, उस संकुल यौगिक के त्रिविम रसायन को, उस प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब विभिन्न सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। विभिन्न सिद्धांत की ये सफलताएं, बड़ी सफलताएं हैं, उसके बावजूद भी विभिन्न सिद्धांत में कुछ कमियां देखी जाती हैं, जिसमें से पॉइंट टू पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। जिसमें सबसे पहली कमी हमने वहाँ पढ़ी थी कि विभिन्न सिद्धांत संकुल यौगिकों के विभिन्न सिद्धांत संक्रमण धातु तत्वों के विलयनों के रंग के बारे में व्याख्या नहीं करता है। संक्रमण धातु तत्वों के रंग बारे में व्याख्या नहीं करता है। ये सिद्धांत की कमी थी जो हमने पॉइंट लास्ट वीडियो में भी दिया था कि जैसा कि हमें पता है कि कलर के लिए ज़रूरी होता है कि जब किसी पार्टिकल पर श्वेत विजिबल लाइट डाली जाती है तो उनमें से वो डेफिनेट वेवलेंथ की विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स क्रमोन्नत हो जाते हैं वगैरह, और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो रेसिप्रोकल कलर का उत्सर्जन करते हैं, उसी कलर के हमें वो दिखाई देते हैं। इस बात की जो व्याख्या विभिन्न सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकती, जो कि किसी संक्रमण धातु तत्व के विलयन के लिए उत्तरदायी होता है। ये विभिन्न सिद्धांत की प्रमुख कमी है। अब अपन लेकर चलते हैं सेकंड कमी विभिन्न सिद्धांत की। विभिन्न सिद्धांत विभिन्न संकुलों के स्पेक्ट्रम रंगीन प्रवृत्ति स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। यह विभिन्न सिद्धांत की दूसरी प्रमुख कमी है। विभिन्न सिद्धांत डी कक्षकों के स्प्लिटिंग की बात नहीं करता है। विभिन्न सिद्धांत के द्वारा नहीं बताया जा सकता कि किस तरह से कोई संकुल यकीन होता है या उसका स्पेक्ट्रम देखा जाता है। ये विभिन्न सिद्धांत की दूसरी प्रमुख कमी है। विभिन्न सिद्धांत की थर्ड जो कमी है वो अपन लिख सकते हैं। विभिन्न सिद्धांत संकुल यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को अधिक महत्व देता है, जबकि लिगेंड को कम महत्व दिया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु विभिन्न में संकुलों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को अधिक महत्व दिया जाता है, लिगेंड को कम महत्व दिया जाता है। विभिन्न सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि किस तरह से जब एक ही संकुल किसी एक ही केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ लिगेंड अलग अलग हैं तो संकरण के प्रकार अलग अलग कैसे हो जाते हैं, उनकी प्रकृतियाँ अलग अलग कैसे हो जाती है, चुंबक की प्रकृतियाँ अलग अलग कैसे हो जाती है। इस बात की व्याख्या विभिन्न सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। यानी कि लिगेंड को प्रबल और दुर्बल लिगेंड में विभाजित नहीं करता है। प्रबल और दुर्बल लिगेंडों में विभाजित नहीं करता है। ये सिद्धांत की कमी है। दूसरा, संकुलों के चुंबकीय गुण वैज्ञानिक हैं। संकुलों के चुंबकीय गुण ज्यामिति विभिन्न सिद्धांत के द्वारा किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों के मानों को प्रायोगिक मानों के आधार पर
पता लगा के उस संकुल यौगिक के ज्यामिति का अनुमान लगाया जाता है। और ये अपने आप में क्लियर है कि जब किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण हमें पता चल जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं, तो उस संकुल यौगिक की ज्यामिति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ वैसे ही प्राप्त की जा सकती हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो जाती है, जिसके आधार पर उसमें संकरण का प्रकार निर्धारित होता है, और संकरण का प्रकार निर्धारित होने के बाद उसकी ज्यामिति निर्धारित की जाती है। यानी कि यह सिद्धांत अनुमानों पर आधारित सिद्धांत हो गया। किसी संकुल की ज्यामिति के सैद्धांतिक मान जो कि निकालना उसकी ज्यामिति के लिए विभिन्न सिद्धांत इन चीज़ों में सफल नहीं हो पाया। ये इस सिद्धांत की कमी है जिसको यह पूरा नहीं कर पाया। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, इसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं NiCl4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपन लें, NiCl4 ले लें, NiCl4 कॉम्प्लेक्स -2 NiCl4 -2 NiCO4 आदि। अब इसमें देखते हैं तो ये इसमें हाइड्रोजन का टाइप sp3 है, इसमें हाइड्रोजन का टाइप Bsp2 है, और इसमें हाइड्रोजन sp3 है। उस यहाँ पे जब इसमें जो sp3 हाइड्रोजन है तो इसकी शेप चतुष्फलकीय होगी। यहाँ जब dsp2 हाइड्रोजन है तो शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, और sp3 है तो चतुष्फलकीय होगी। ये चीज़ भी इनकी हर जगह सही नहीं बैठती कि उसके चुंबकीय गुण के आधार पर उसकी ज्यामिति को एक्सप्लेन करता हो। इसको नेक्स्ट पॉइंट के साथ अपन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन है sp3, शेप है इसकी चतुष्फलकीय, लेकिन है क्या प्रतिचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, जबकि इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है। ये यहाँ पे इसकी शेप है चतुष्फलकीय, लेकिन है क्या अनुचुंबकीय, है ना। तो हर जगह इनके चुंबकीय गुण और ज्यामिति का जो कनेक्शन है वो भी सही से नहीं बैठता। तो ये संकुल यौगिकों की ज्यामिति की सही से व्याख्या करने में भी असफल रहता है। ठीक है ना। दूसरा अपन यहाँ पे लेके चलते हैं इसकी नेक्स्ट कमी, संकुलों की ज्यामिति में विकृतता। संकुलों की ज्यामिति में विकृतता, इसको भी समझाने में असफल रहा। जैसे यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं CuH2O6+2 कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन में देखा जाता है कि इसके जो स्क्वायर प्लेनर वाले 4 बॉन्ड्स हैं वो तो इक्वल साइज के हैं, और जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो बड़े हैं। तो इस तरह से जो शेप है वो पूरी ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी, विकृत अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय नहीं होगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में यह सिद्धांत असफल रहा। क्योंकि क्यों कॉपर के इस संकुल यौगिक की ज्यामिति में डिस्टोर्शन देखा जाता है। यह सिद्धांत की नेक्स्ट कमी है जो ली जा सकती है। और 6th कमी आपको ले सकते हैं कि यह सिद्धांत Cu2 के संकुल यौगिकों के संकुल की ज्यामिति एक औपचारिक सामर्थ्य है को समझाने में असफल रहा। यहाँ पे अपन 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको अपन एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 6 पॉइंट को या नोट डाउन कर सकते हैं इसके अलावा जिससे 6 जो इसकी लिमिटेशन है, जटिल उसकी कमी है,
प्रबल अपचयक सामर्थ्य को नहीं समझा सका विविध, जैसे अपन कॉपर का कॉम्प्लेक्स Cu, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कौन लेते हैं CO NH3 का होल 6 प्लस 2 कॉम्प्लेक्स आएगा और एक अपन लेते हैं Cu NH3 का होल 4 प्लस 2 कॉम्प्लेक्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं CO प्लस 2 26 आर्गन 3d6 27 में है 27 3d7 और S0 बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं D 1 2 3 4 5 6 and 7 और S again और भी electronic configuration after redistribution. अब इसमें देखते हैं कि redistribution के बाद जो electronic configuration क्या होगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखो 2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इस तरह 4s 3d 4p and 4d। साथ ही यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है रिडिस्ट्रीब्यूशन को जो अपन देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर साइड में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्रमोन्नत होकर यहाँ से आ जाता है। तो इस तरह से ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट हो जाते हैं, वैकेंट हो जाएंगे। और अब जो हाइब्रिडेशन का टाइप होगा यहाँ पे 2d 1 4s that is 4p 4d d2 sp3। अब यहाँ देखते हैं अपन Cu 29 आर्गन 3d 9 4s0 Cu सेकेंड बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं D में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 4s 3d 4p and 4d। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है 4d में 4s में जा सकता है, तो जो इसका क्रमोन्नत हो जाता है आफ्टर promotion to electronic configuration ये वैकेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैकेंट हो जाएगा ये 4s 3d 4p that is 4d ये वैकेंट यहाँ जो है sp2 हाइब्रिडेशन। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना ये है कि जैसे यहाँ क्या होता है कोबाल्ट एक प्रबल अपचायक है, कोबाल्ट एक प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
CO+2+3 में चेंज हो जाएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। और ऐसा इसमें तो है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अस्थायी है। और सेम इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन की बात करता है वीबीटी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 4d या 4s में चला जाता है, 4d या 5s में चला जाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इसकी तरह से अस्थायी नहीं है, +2 वाले की तरह से, यानी कि इसकी जो चयन सामर्थ्य है वो इससे कम है। इस चीज़ को समझाने में वीबीटी असफल रहता है। ये वीबीटी सिद्धांत की अन्य कमी है। इसी तरह से वीबीटी सिद्धांत संकुल यौगिकों के उष्मागति के स्थायित्व को समझाने में भी असफल रहा। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी अपने बात की वीबीटी सिद्धांत की असफलता है, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई, वो नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसी के साथ ही अपन नेक्स्ट बीएससी फाइनल ईयर के लिए जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, जो धातुओं में बंधन को समझाने वाला अगला सिद्धांत होगा। सेकेंड ईयर में जो सिलेबस है वो आप लोगों को मैंने सेंड ही कर रखा है, उसमें आप देख सकते हो। जो भी जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेके चलेंगे। थैंक्स।